हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 9 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 दोस्तों 68 9 10 दोस्तों और 11 12 में विश्व इतिहास का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। आपका 68 में भी आपका 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 9 to 10 में भी 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और पीजीटी में दोस्तों, पीजीटी में आपका भी उसमें भी आपका 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसलिए जिन भाई बहनों को ये जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दोस्तों, बीपीएससी में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, स्कूली एग्जाम में दोस्तों जो भी है, जो स्कूली एग्जाम में पूछा गया है आपका, देखिए केवीएस होगा, पीजीटी होगा, टीजीटी, सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा दोस्तों। जो भी क्वेश्चन होगा सब प्रीवियस होगा दोस्तों। और आज हम अमेरिका का संविधान और दोस्तों फ्रांस का संविधान करने जा रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस का दोनों मिला के दोस्तों आज हम लोग 173 यानी 175 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जिनको डिस्कशन पढ़ना है वो वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा दोस्तों। ये हम लोग चलते हैं आगे की ओर। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी वीडियो इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा मेरा भी हेल्प कीजिए। चलिए हम लोग पहले आज क्या देखेंगे, अमेरिका का क्रांति दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों, जो बाइबल। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में दोस्तों पुनर्जागरण है, 2 और 3 दोस्तों औद्योगिक का मतलब नई नई खोज है दोस्तों, और धार्मिक आंदोलन है दोस्तों। ये 2 चैप्टर देखिए, उसके बाद आप यहाँ से आप अमेरिका क्रांति आज पढ़ेंगे हम लोग, और फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में दोस्तों। 2 चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध था दोस्तों, तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था। किससे संबंधित था दोस्तों? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था। क्या क्वेश्चन पूछा गया? सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध है तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से दोस्तों। 1763 ईस्वी में दोस्तों ग्रेनवेल प्रधानमंत्री थे, बना था। ग्रेनवेल ने अमेरिकी उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले 4 अधिनियम बनाए। 1765 में स्टाम्प अधिनियम, जिसके अनुसार सभी न्यायिक और गैर न्यायिक कारखानों, समाचार पत्रों, विज्ञापनों आदि के लिए स्टाम्प पेपर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था। इस एक्ट के विरोध करने के लिए अमेरिका में सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी का गठन किया गया, और सन्स ऑफ लिबर्टी गलियारों के नारे लगाते हुए स्टाम्प बेचा जाता वहां दंगा कर देते, जहां स्टाम्प बेचा जाता वहां दंगा कर देते। डॉटर ऑफ लिबर्टी शांति से अपना लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने घरेलू उद्योगों को तीव्रता दी, स्वयं ही कपड़ा बनाया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस बहुत कम करेंगे दोस्तों, फास्टली खींचेंगे क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। बुद्धिजीवियों में से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो? बुद्धिजीवियों में से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो? तो पैट्रिक हेनरी कहा दोस्तों। कौन कहा? पैट्रिक हेनरी दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाला प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम क्या है दोस्तों? तो वर्जीनिया है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम अंग्रेजी बस्ती का नाम क्या है? जेम्स टाउन दोस्तों। उसे ही हम लोग वर्जीनिया कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेज उपनिवेश शासित थे दोस्तों। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेज उपनिवेश शासित थे दोस्तों। ब्रिटेन के द्वारा प्रत्यक्ष सीधा प्रशासन था। ब्रिटेन का यहाँ पर राज था दोस्तों। 1614 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक अमेरिका में 13 ब्रिटिश उपनिवेश बसाए जा चुके थे दोस्तों। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेश ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष शासन किया जाता था। ये हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ये फिलाडेल्फिया में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? फिलाडेल्फिया में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? फिलाडेल्फिया में दोस्तों। कब किया गया देखिए, 5 सितंबर 1714 से लेकर 22 अक्टूबर 1774 तक किया गया दोस्तों।
इसमें पहले 56 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और वर्जीनिया के पीटर रोडोल्फ इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। जॉर्जिया को छोड़कर सभी उपनिवेश ने भाग लिया था दोस्तों इसमें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशों के मध्य कौन सा 17 जून 1775 को लड़ा गया था दोस्तों? देखिए इसमें लड़ा गया था बंकर हिल्स का युद्ध दोस्तों। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बंकर हिल्स का युद्ध दोस्तों। 17 जून 1775 को मैसाचुसेट्स में बोस्टन बंदरगाह के निकट चार्ल्स टाउन की पहाड़ियों में लड़े गए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अमेरिकी क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक राइट्स ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड किसने लिखी थी दोस्तों? ये पुस्तक स्टीफन हॉपकिंस लिखा दोस्तों। कौन लिखा था? स्टीफन हॉपकिंस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अमेरिकी बस्तियां और संस्थापक कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? जो सुमेलित है उसको देखते हैं। मैरीलैंड दोस्तों, लॉर्ड बाल्टीमोर के थे। जॉर्जिया के जेम्स एडवर्थ और ओंगली थॉर्प था दोस्तों। ये सब सही है दोस्तों। पेनसिल्वानिया दोस्तों, विलियम पेन ने इसके बस्ती को बसाए थे दोस्तों। संस्थापक थे कनेक्टिकट दोस्तों, रॉजर विलियम। ये आपका गलत है दोस्तों। देखिए कब बसाया अभी भी देखिए दोस्तों। लॉर्ड वाल्टर ने 1634 ईस्वी में से बसाया। मैसाचुसेट और प्यूटेनिया पादरी जॉन वाइट दोस्तों 1629 में। जॉर्जिया जेम्स एडवर्थ ओंगली थॉर्प ने किया था दोस्तों। पेनसिल्वानिया विलियम पेन दोस्तों। लेकिन रोडो द्वीप दोस्तों, रोडो द्वीप का जो है ये दोस्तों ये गलत जो है। रोडो द्वीप में रोजर विलियम 1636 ईस्वी में। इसके अलावा बेल्जियम वासियों में न्यू जर्सी और हॉलैंड वासियों ने न्यूयॉर्क की स्थापना की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया दोस्तों, वह कौन सा कॉलोनी है जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया दोस्तों? तो जॉर्जिया दोस्तों। आगे भी हम लोग पहले पढ़े थे, ऊपर से पहले पढ़े दोस्तों। कौन सा कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया दोस्तों? तो वो जॉर्जिया दोस्तों। बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ और राजा जॉर्ज तृतीय ने मैसाचुसेट पर कठोर कानून लागू किया। उनके विरोध में 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया के प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जिसमें जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया दोस्तों। चलिए हम लोग 10 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुषों का समूह मोहोक इंडियन के बेस में 3 ब्रिटिश जहाजों पर चढ़ गए और उनकी चाय की खेप को बोस्टन हार्बर में फेंक दिया। बोस्टन टी पार्टी के रूप में जाने वाली यह घटना कब घटित हुई दोस्तों? तो ये 16 दिसंबर 1773 को घटित हुई। कब? 16 दिसंबर 1773 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें 342 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कौन सी पुस्तक थॉमस पेन के द्वारा नहीं लिखी गई है दोस्तों? ये जो है रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस दोस्तों। ये एडमंड वर्क के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। और थॉमस पेन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों द राइट्स ऑफ मैन, ये एडवर्ड, यहाँ नहीं पूछा दोस्तों, ये देखिएगा नहीं का ये है दोस्तों। और जो लिखा गया थॉमस पेन के द्वारा देखिए द राइट्स ऑफ मैन, ए एज ऑफ रीजन, कॉमन सेंस दोस्तों। कॉमन सेंस भी कौन लिखे थे? थॉमस पेन है दोस्तों। ये तीनों पुस्तक थॉमस पेन की है दोस्तों। चलिए 12 नंबर देखते हैं हम लोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित ब्रिटिश नेता ने अमेरिकी कॉलोनियों पर से सभी कर समाप्त करने की सलाह दी थी दोस्तों। तो पीट दोस्तों, विलियम पीट ने दोस्तों। फिर से देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित ब्रिटिश नेता ने अमेरिकी कॉलोनियों पर से सभी कर समाप्त करने की सलाह दी दोस्तों। तो पीट दोस्तों, विलियम पीट ने अमेरिकी कॉलोनियों पर से सभी कर समाप्त और शांति स्थापित करने की सलाह दी। लेकिन विलियम पीट 24 साल की उम्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए थे दोस्तों। 13 देखिए, 1765 में क्वार्टिंग अधिनियम द्वारा अमेरिकी बस्तियों में ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आपका 14, किसने लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव डाली दोस्तों? अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव डाली दोस्तों। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा दोस्तों। किसने लिखा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों। चलिए हम लोग, फ्रांसीसी सैनिकों ने लफायते के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन में विरुद्ध भाग लिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले फ्रांस के अत्यधिक आर्थिक भार आया और आर्थिक संकट का सामना करने के लिए फ्रांस 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया, जो फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण रहा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली। ट्रेवलियन ने इस युद्ध के फ्रांस की भागीदारी पर कहा कि फ्रांस का उद्देश्य अमेरिकी की सहायता करना नहीं था, उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन में सहायता देकर सप्तवर्षीय 56 से 63 के हुई पराजय का बदला लेना था। ब्रिटेन के विरुद्ध इस युद्ध में अमेरिकी व फ्रांस समझौता 1778 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करवाया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी थी दोस्तों? तो थॉमस पेन दोस्तों। राइट्स ऑफ मैन दोस्तों किसने लिखी? थॉमस पेन ने दोस्तों। कॉमन सेंस भी लिखी थी राइट्स थॉमस पेन ही दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन दिया था दोस्तों? तो 4 जुलाई 1776 में दोस्तों। किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन किया? तो 4 जुलाई 1776 को दोस्तों। 13 उपनिवेशी की स्वतंत्रता की घोषणा करी दोस्तों। जेफरसन ने कहा, थॉमस जेफरसन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित अधोलिखित घटनाओं पर विचार करना दोस्तों। देखिए, याकार्टन में ब्रिटिश की पराजय 19 अक्टूबर 1781 को हुआ था और बोस्टन टी पार्टी दोस्तों 16 दिसंबर 1773 को दोस्तों। देखिए फिर महाद्वीपीय कांग्रेस दोस्तों 5 सितंबर 1774 को हुआ। बोस्टन संघार दोस्तों 5 मार्च 1770 को दोस्तों। बोस्टन नरसंहार 5 मार्च 1770 दोस्तों। और फिर देखिए फिर बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अमेरिकी वेसुपूजी नामक नाविकों ने किस देश को खोज निकाला दोस्तों? तो अमेरिका को। इसको अमेरिका को खोज निकाला था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए दोस्तों, एक बार इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। 1492 में स्पेन की महारानी इसाबेला ने प्रोत्साहन कोलंबस और इटाली वासी अमेरिका पहुंचा। कोलंबस ने इस द्वीप समूह को अमेरिका को भारत समझकर यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन नाम दिया और पुर्तगाली की सहायता से एक अन्य इतालवी अमेरिको वेसुपूसी 1499 में अमेरिका गया और 1507 में इसमें एक जर्मन भूगोलवेत्ता ने इस नए महाद्वीप का नाम अमेरिगो के नाम पर अमेरिका रखा दोस्तों। कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन नहीं थे दोस्तों। कौन नहीं था? जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों। मसौदा तैयार करने के लिए द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन में थॉमस जेफरसन थे दोस्तों। कौन थे? थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। देखिए उसमें थॉमस जेफरसन थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है दोस्तों। तो ये किसका है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा का है दोस्तों। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है तो अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं। बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं किसका लोकप्रिय नारा था दोस्तों? ये अमेरिकी क्रांति का नारा था। किसका था? अमेरिकी क्रांति का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकी क्रांति के परिणाम नहीं था? तो बड़े भूमिपतियों को जमीन किसी के लिए अधिक दी गई थी दोस्तों। कौन सा अमेरिकी क्रांति का परिणाम नहीं था दोस्तों? तो जो परिणाम है उसको देखते हैं पहले। ये तो गलत है दोस्तों। अमेरिका ने गणतंत्रवाद, जनतंत्र और संघवाद और संविधानवाद नामक राजनीतिक आदर्श विश्व के सामने रखा दोस्तों। सही है। आर्थिक क्षेत्र में क्रांति ने मूलतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मार्ग बाधाओं को समाप्त कर दिया दोस्तों। देवीय अधिकार पर आधारित राजतंत्र और कुलीन तंत्र
अधिकार पर प्रहार किया, लेकिन बड़े भूमिपतियों को जमीन कृषि के लिए अधिक दी गई। ये गलत है दोस्तों, अधिक नहीं दी गई दोस्तों। छोड़कर अन्य देश चले गए, उन्हें बड़ी बड़ी भू संपदाओं को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में उनका वितरण निम्न मध्यम वर्गों में किया गया दोस्तों। कृषि की अपेक्षा उद्योग धंधे क्रांति व्यापक प्रभाव पड़ा। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति पर की गई पेरिस की संधि की निम्न में से कौन सी विशेषता है दोस्तों? तो ये आपका 3 दिसंबर 1783 ईस्वी को की गई संधि थी दोस्तों। और फिर आपका हो जाएगा नए अमेरिका राष्ट्र की सीमा ओहियो नदी के साथ की गई। और चौथा दोस्तों, इंग्लैंड व हॉलैंड के युद्ध में पूर्व स्थिति स्थापित किया गया दोस्तों। देखिए, स्पेन वेस्ट इंडीज से सेंट लूसिया टोबेगो मिला, ये गलत है दोस्तों, ये आपका गलत है। क्योंकि देखिए, ये देख लेते हैं, फ्रांस को इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज को सेंट लूसिया टोबेगा, अफ्रीका में सेनेगाल व गोरो तथा भारत में कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए दोस्तों। यहाँ स्पेन को वेस्ट इंडीज से नहीं मिला, ये किससे मिला है? फ्रांस और इंग्लैंड से दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। स्पेन को फ्लोरिडा तथा भूमध्य सागर मिला था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की दोस्तों? अमेरिका में फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन दोस्तों। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यह किसने कहा था कि आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा है? तो हॉरेस वालपोल दोस्तों। किसने कहा था कि आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा है? हॉरेस वालपोल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसने अपनी पुस्तक द एज ऑफ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन में अमेरिकी क्रांति के लिए कहा, यह एक दर्दनाक संघर्ष था जिसमें बहुमतों की चोट पहुंची? आर पामर दोस्तों, आर पामर में किया गया था। ये जेम्सन अमेरिकी क्रांति में एक सामाजिक आंदोलन बताया था दोस्तों। 27 देखिए, पत्र व्यवहार समिति दोस्तों आपका हो जाएगा सैमुअल एडम्स का। बेस्ट न्यूज लेटर दोस्तों आपका देखिए अमेरिकन मरकरी दोस्तों एंड्रयू बेडफर्ड है दोस्तों, बेडफर्ड है। सिकाफोर देखिए, सिकाफोर इसमें बी आपका हो जाएगा बी दोस्तों। पत्र व्यवहार समिति सैमुअल एडम्स दोस्तों। बोस्टन न्यूज लेटर दोस्तों जॉन बेके दोस्तों। अमेरिकी मरकरी एंड्रयू बेडफर्ड दोस्तों। द अमेरिकन मैगनीज दोस्तों विलियम स्मिथ दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस नौ संचालन कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यूरोप से अमेरिका उपनिवेश में निर्यात किए जाने वाला माल पहले इंग्लैंड बंदरगाहों पर लाया जाता था? ये 1663 में नौ संचालन कानून लाया गया था दोस्तों, उसी में हुआ था। किस नौ संचालन कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यूरोप से अमेरिका उपनिवेशों में निर्यात किए जाने वाले माल पहले इंग्लैंड बंदरगाह पर लाया जाएगा? तो 1663 ईस्वी में नौ संचालन कानून आया, उसी समय बोला गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 29 देखिए, द्वितीय महाद्वीप सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो जॉन हैनकॉक किया दोस्तों। कौन किया? द्वितीय महाद्वीप सम्मेलन की अध्यक्षता किसने? जॉन हैनकॉक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1976 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द्वितीय महाद्वीप सम्मेलन में किसको उपनिवेशों यानी अमेरिका का सेनाध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का सेनाध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। जॉन एडम्स के प्रस्ताव पर जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका की सेना का सेनाध्यक्ष बनाया गया। वे वर्जीनिया के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुए और क्रांति के बाद जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हुए थे दोस्तों। 32 देखिए, वर्जीनिया में विलियम एडम्स मेरी कॉलेज कब स्थापित हुआ दोस्तों? ये 1693 में दोस्तों। वर्जीनिया में विलियम एडम्स कॉलेज की स्थापना की 1693 में दोस्तों। देखिए, जेम्स विलियर ने वर्जीनिया में विलियम एडम मेरी कॉलेज की स्थापना 8 फरवरी 1993 को की और राजा विलियम तृतीय और रानी मेरी द्वितीय द्वारा पेटेंट द्वारा स्थापना जारी पेटेंट के द्वारा स्थापना की दोस्तों। 33 देखिए, अमेरिकी क्रांति
के समय ब्रिटेन का राजा कौन था दोस्तों? तो जॉर्ज तृतीय था। अमेरिकी क्रांति के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। अमेरिकी क्रांति में होने वाले युद्धों को सम्मिलित कीजिए। देखिए, टेंटन का युद्ध दोस्तों, टेंटन का युद्ध जो हुआ दोस्तों आपका दिसंबर 1776 को हुआ। प्रिस्टन का युद्ध, प्रिस्टन का युद्ध हुआ जनवरी 1777 में दोस्तों। बेंड्री वाइन का युद्ध दोस्तों सितंबर 1777 में हुआ था दोस्तों। और साराटोगा का युद्ध दोस्तों अक्टूबर 1777 में हुआ था। ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, ट्रेंटन का युद्ध दिसंबर 1776 दोस्तों, प्रिस्टन का युद्ध जनवरी 1777। इन दोनों युद्धों में जॉर्ज वाशिंगटन और ब्रिटेन की सेना परास्त हुई थी दोस्तों। ब्रेंडी वाइन का युद्ध में दोस्तों सितंबर 1777 में, इस युद्ध में जॉर्ज वाशिंगटन की पराजय का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क में साराटोगा का युद्ध अक्टूबर 1777 में हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में कनाडा और जनरल बुर्गुइवन के नेतृत्व में भेजी गई ब्रिटिश सेना जॉर्ज वाशिंगटन की सेना के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 35 देखिए। ऊन अधिनियम, ऊन अधिनियम दोस्तों 1699 का है। ऊन अधिनियम 1699 दोस्तों। लोहा अधिनियम कब आया? 1750 को लोहा अधिनियम आया। तांबा गलाने व फिर फार दोस्तों, तांबा गलाने व फार की टोपियां बनाने का नियंत्रण कब आया दोस्तों? 1732 में आया, 1732 में दोस्तों। और सीरा अधिनियम, सीरा मोलेसेज एक्ट दोस्तों, यह आया 1733 में दोस्तों, 1733 में। चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए 36 देखिए। किस ब्रिटिश नेता ने अमेरिकी क्रांति के समर्थन में ब्रिटिश संसद सदस्यों को आह्वान करते हुए कहा कि अमेरिकी क्रांति के असफल होने पर अंग्रेजों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी? हॉर्न टूक का दोस्तों। कौन का? हॉर्न टूक दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन में सही देखते हैं। हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना किसने की दोस्तों? कब हुई थी? 1636 में। हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना 1636 में किया गया था दोस्तों। एल कॉलेज दोस्तों 1701 में स्थापना हुआ। प्रिटसन कॉलेज 1764 में। ब्राउन कॉलेज 1764 में दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में पेनिसिल्वेनिया सभी उपनिवेशों में अग्रणी था। क्वेकर समुदाय की देखरेख में शिक्षाएं संस्थाएं स्थापित की गई दोस्तों। क्वेकर समुदाय की देखरेख में। 38 देखिए। किस अमेरिकी दार्शनिक को अग्नि सलाहकार कहा जाता है दोस्तों? तो जेम्स ओटिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जेम्स ओटिस को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में ऊंचाई देखिए। ग्रेनवेल ने अमेरिका को खो दिया। ग्रेनवेल ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना आरंभ कर दिया। यह कथन किसका था दोस्तों? तो ये ट्रेवेलियन का था दोस्तों। ग्रेनवेल ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। यह कथन किसका है? तो ट्रेवेलियन का है दोस्तों। किसका? ट्रेवेलियन का है। ट्रेवेलियन का है 1763। प्रधानमंत्री बनने के बाद ग्रेनवेल ने महसूस किया कि अमेरिका पर खर्चा ज़्यादा हो रहा है और ये कम एकत्र हो रहे हैं। इसलिए ग्रेनवेल ने उपनिवेश को प्रत्यक्ष कर लगाया और जहाजरानी कानूनों को सख्ती से लागू किया दोस्तों। इसी कारण लड़ाई छिड़ा और आज़ादी शुरू हो गया दोस्तों। चलिए देखिए। इस एक्ट के विरोध में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि 6 माह में लोगों ने इतना सोच विचार किया कि जितना उन्होंने संपूर्ण जीवन में नहीं किया हुआ। जेम्स पोटिस का यह कथन किस एक्ट के लिए है दोस्तों? शुगर एक्ट के लिए। किस एक्ट के? शुगर एक्ट के लिए दोस्तों। शुगर एक्ट 1764 को अंतर्गत इंग्लैंड में अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाली विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 41 देखिए। अक्टूबर 1765 में स्टाम्प एक्ट के विरोध में स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में दोस्तों। अक्टूबर 1765 में न्यूयॉर्क में स्टाम्प एक्ट कांग्रेस अधिवेशन किया गया दोस्तों। 9 उपनिवेशों ने मिलकर दोस्तों। स्टाम्प एक्ट में कितने विरोध में? 9 उपनिवेश ने मिलकर किया था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन में 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेनवेल द्वारा उपनिवेशों को प्रभावित करने वाली अधिनियमों में नहीं था दोस्तों? तो ये बुलन एक्ट नहीं था दोस्तों। उसके बाद शुगर एक्ट देखिए 1764 को आया था। वाटरिंग एक्ट 1765। स्टाम्प एक्ट 1765 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 43 अमेरिकी क्रांति में इंग्लैंड की महान क्रांति को धूमिल कर दिया। यह कथन किसका था दोस्तों?
तो जोसेफ प्रिस्ले का था। किसका? जोसेफ प्रिस्ले का था दोस्तों। 44 देखिए, अमेरिकी क्रांति की 3 चीजें उत्कृष्ट थी। वाशिंगटन का चरित्र, फॉर्ज की घाटी में उसकी फौजों का व्यवहार और उच्च वर्ग की वफादारी। यह कथन किसका है? तो गोल्डविन स्मिथ का दोस्तों। अमेरिकी क्रांति की 3 चीजें उत्कृष्ट थी। वाशिंगटन का चरित्र, फॉर्ज की घाटी में उसकी फौजों का व्यवहार और उच्च वर्ग की वफादारी दोस्तों। गोल्डविन स्मिथ का था दोस्तों। 45 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन जॉर्ज वाशिंगटन के संबंध में और सही था दोस्तों? जो सही था उसको पढ़ते हैं। इनका जन्म 11 फरवरी 1732 को ब्रिज क्रीक वर्जीनिया में हुआ था दोस्तों। 16 जून 1775 ईस्वी को संयुक्त प्रांतों के सेनापति ने बनाया दोस्तों। उपाधि रेफेवियस था दोस्तों। और देखिए, जो गलत है आपका डी है। जॉर्ज वाशिंगटन 1789 और 1797 में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु टाउनशेंड कर योजना में शामिल नहीं था दोस्तों? तो कौन नहीं था? तो सीरा नहीं था दोस्तों। टाउनशेंड की कर योजना में सीरा शामिल नहीं था दोस्तों। लेक्सिंगटन में वह गोली दागी गई जिसे संपूर्ण विश्व में सुना गया। यह कथन किसका था? इमर्सन का दोस्तों। लैंगिस्टन में वह गोली दागी गई जिसे संपूर्ण विश्व में सुना गया। यह कथन किसका था? इमर्सन का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 48 देखिए, अमेरिकी क्रांति के समय अमेरिकी ब्रिटिश युद्ध में निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया दोस्तों? स्वीडन भाग नहीं लिया दोस्तों। अमेरिकी क्रांति के समय अमेरिकी ब्रिटिश युद्ध में निम्न में से किस देश ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो स्वीडन दोस्तों। अमेरिकी ब्रिटिश युद्ध में फ्रांस 1778 और स्पेन 1779 दोस्तों। हॉलैंड 1780 अमेरिकी के समर्थन में युद्ध में शामिल हुआ। रूस, डेनमार्क, पुर्तगाल और स्वीडन ने हथियारबंद तथा संघ 1780 घोषणा की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? तो 4 मार्च 1789 को दोस्तों। 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान हुआ दोस्तों। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 4 मार्च 1789 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका का लेखक था दोस्तों? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन था दोस्तों। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसका कथन है दोस्तों? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का। द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस थॉमस जेफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की घोषणा की और तथा इसका लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन था दोस्तों। 51 देखिए, अमेरिका के सुदूर उत्तर में वह कौन सी बस्ती थी जिसको इंग्लैंड से अधिक कारणों से पलायन कर आए लोगों को बचाया दोस्तों? ये था प्लीमथ दोस्तों। फिर से देखिए, अमेरिका के सुदूर उत्तर में वह कौन सी बस्ती थी जिसको इंग्लैंड से धार्मिक कारणों से पलायन कर आए लोगों ने बचाया? तो प्लीमथ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 52 देखिए, निम्न में से कौन सा उपनिवेश 1775 ईस्वी तक अमेरिका में स्थापित नहीं हुआ था दोस्तों? न्यू फाउंडलैंड दोस्तों। न्यू फाउंडलैंड ये नहीं होता, बाद में न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर दोस्तों, न्यूयॉर्क, ये सब हो गया था दोस्तों। 1775 में अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेश कौन कौन बसाए गए? देखिए, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, रॉस आइलैंड, वर्जीनिया, डेलावेयर और दोस्तों मैसाचुसेट्स था 13वां में। 53 देखिए, हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट में किसने लिखा है कि यह तो एक ऐसी क्रांति थी जिसकी सफलता इतनी सुखद शांति के साथ प्राप्त कर ली गई कि परिवर्तन विरोधी भी इसकी निंदा करने से हिचकेंगे। ये जॉन बोनफ्रोट का था दोस्तों। जॉर्ज बोनफ्रोट का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, एक नहीं अपितु 2 क्रांतियों का सम्मिलन थी। प्रथम बाह्य क्रांति थी जिसके अंतर्गत उपनिवेशों में ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह किया गया तथा जिसका कारण उपनिवेशों में ब्रिटेन के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष था। द्वितीय आंतरिक क्रांति थी जिसका प्रयोजन स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका के भविष्य के रूपरेखा तैयार करना था। यह कथन अमेरिका क्रांति के लिए किसका है दोस्तों? ये कार्ल एल बेकर का। किसका? कार्ल एल बेकर का दोस्तों।
55 देखिए, किस अमेरिकी नेता ने ग्रेनविल को विश्वास दिलाया था कि स्टाम्प एक्ट का विरोध नहीं होगा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिलाया था दोस्तों। किस अमेरिकी नेता ने ग्रेनविल को विश्वास दिलाया था कि स्टाम्प एक्ट का विरोध नहीं होगा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है दोस्तों। बोस्टन हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? बोस्टन हत्याकांड आपका 5 मार्च 1770 को हुआ था बोस्टन हत्याकांड दोस्तों। इसमें 5 लोग मारे गए थे दोस्तों। 57 देखिए, कौन सुमेलित है दोस्तों? देखिए, बंकर हिल की लड़ाई विलियम हो के नेतृत्व में हुआ दोस्तों। विलियम सेना का नेतृत्व कर रहा था। साराटोगा का युद्ध दोस्तों बुर्गियो के नेतृत्व में। याकार टाउन का युद्ध यार्क टाउन का युद्ध तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में हो रहा था। तो इसलिए उपयुक्त सभी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थॉमस जेफरसन के संबंध में असत्य पूछा है? तो गलत है। देखिए, जो सत्य हम लोग उसको पढ़ते, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। फिर देखिए, यह 1797 से 1801 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति रहे। ये भी सही है दोस्तों। जेफरसन ने कहा था प्रत्येक मनुष्य जनसमूह को इस पृथ्वी का स्वशासन का अधिकार है दोस्तों। प्रत्येक मनुष्य और जनसमूह को इस पृथ्वी का स्वशासन का अधिकार है। भी गलत है दोस्तों। 1797 से 1801 में तक राष्ट्रपति बने, ये गलत है दोस्तों। थॉमस जेफरसन 1797 1801 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति था। 2 बार 1801 से 1809 ईस्वी की अवधि में राष्ट्रपति रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, द राइट ऑफ कोलोनिस्टिक्स पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो सैमुअल एडम लिखी दोस्तों। किसने लिखी? सैमुअल एडम दोस्तों। चलिए 60 देखिए, अमेरिकी बस्तियां का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका कब अस्तित्व में आया दोस्तों? अमेरिकी बस्तियों का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका कब अस्तित्व में आया? सितंबर 1783 में आया था। चलिए 61 देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी बस्तियों में हस्तक्षेप का सिलसिला किस वर्ष प्रारंभ हुआ दोस्तों? 1624 में दोस्तों। ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी बस्तियों में हस्तक्षेप का सिलसिला किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1624 में दोस्तों। तंबाकू निर्यात पर रोक ब्रिटेन की जेम्स सरकार ने 1624 में कानून द्वारा लाई। इसी में अमेरिकी बस्तियों ने ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कितने राज्यों से मिलकर हुआ है? तो 13 राज्यों से मिलकर हुआ दोस्तों। वर्तमान में 50 राज्य हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 63 देखिए, विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता होने के कारण कौन सा नगर अमेरिकी क्रांति के दौरान भ्रातृतुल्य प्रेम वाला नगर कहलाता है दोस्तों? फिलाडेल्फिया दोस्तों। फिलाडेल्फिया जो भ्रातृतुल्य प्रेम वाला नगर कहलाता है। 64 देखिए, अमेरिकी क्रांति के वास्तविक प्रारंभ 1620 ईस्वी में हो चुका था, जब वर्जीनिया को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया था दोस्तों। ये जेफरसन थे। कौन थे दोस्तों? जेफरसन। 65 देखिए, कौन सा कथन असत्य पूछा है दोस्तों? चलिए, जो सत्य हम लोग उसको पता है, अमेरिका उपनिवेश में तटीय वर्ग में अभिप्राय खेतों के मालिकों और व्यापारियों से है जो तटीय प्रदेशों में बस गए थे दोस्तों। सही है। अमेरिका उपनिवेशों में तटीय प्रदेश का दल जेंटिल मैन पार्टी था दोस्तों। अमेरिका उपनिवेशों में आंतरिक प्रदेश दल कंट्री पार्टी था दोस्तों। ये भी सही है। लेकिन जो गलत है दोस्तों, ये आपका डी है। अमेरिका का स्वतंत्रता 14 जुलाई को नहीं हुआ, 4 जुलाई को हुआ था दोस्तों। हम लोग 65-66 देखते हैं। अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। सबसे अधिक स्वतंत्र लोगों ने सबसे पहले विद्रोह किया। यह कथन किसका है दोस्तों? तो वेस्टर्न का। चलिए हम लोग 67 देखते हैं। तो 66 में घोषणा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को पारित किया ताकि अमेरिकी कॉलोनियों से उत्पन्न राजस्व से 7 वर्ष चले युद्ध के खर्च को पूरा किया जा सके। साथ ही कॉलोनियों की रक्षा के लिए सेना को बनाए रखने के लिए खर्चा वहन किया जा सके। आपका एक सही है दोस्तों, दूसरा भी सही है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटेन के अमेरिकी उपनिवेश के लिए ब्रिटिश सामग्री का आयात अनिवार्य कर दिया गया दोस्तों। आपका 1 और 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, गृह युद्ध के बाद दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में स्केलीवेग्स का संबंध शब्द क्या अर्थ होता है दोस्तों? शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों एक गोरा दक्षिणी जिसने उत्तरी गोरे के वर्चस्व वाले संघ का निर्माण किया हो दोस्तों।
गृह युद्ध के बाद दक्षिणी अमेरिका के संदर्भ में स्के लीवेक्स शब्द का क्या अर्थ है? एक गोरा दक्षिणी जिसने उत्तरी गोरों के वर्चस्व वाले संघ का निर्माण किया दोस्तों। 69 देखिए, ब्रिटिश संसद और अमेरिकी उपनिवेश पर लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर इसमें कौन था दोस्तों? तो स्टाम्प अधिनियम 1765 था दोस्तों। कौन था? स्टाम्प अधिनियम 1765। 70 देखिए, यदि हम लोगों उत्तरी अमेरिका के सभी पुरुषों को खत्म कर दे तो भी औरतों को जीतने के लिए हमें काफी लड़ना पड़ेगा। अमेरिकी क्रांति के लिए यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का था दोस्तों। किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। चलिए हम लोग 71 देखते हैं। अमेरिकी क्रांति के समय टोरी कौन थे दोस्तों? टोरी एक स्वाभाविक स्वामी भक्त लोग थे दोस्तों, टोरी। 72 देखिए, औपनिवेशिक सैनिकों ने किसके नेतृत्व में कनाडा जाने के मुख्य रास्ते पर अवस्थित टिकोनडेरेगो के किले पर अधिकार कर लिया दोस्तों? एथेन एलन था दोस्तों। कौन था? एथेन एलन दोस्तों। चलिए 73 देखते हैं हम लोग। मध्यम वर्ग के राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम कौन से देश में प्राप्त हुआ दोस्तों? अमेरिका में दोस्तों। मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम कौन से देश में प्राप्त हुआ था? अमेरिका में दोस्तों। 74 देखिए, अमेरिका की अंग्रेजी बस्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कृषि उत्पादक था दोस्तों? तो चीनी और तंबाकू था दोस्तों। अमेरिकी की अंग्रेजी बस्तियों में कौन सा मुख्य कृषि उत्पाद था दोस्तों? चीनी और तंबाकू दोस्तों। 75 थी, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया दोस्तों? तो दोस्तों ये अब्राहम लिंकन ने किए थे। अब्राहम लिंकन ने 1865 में गुलामी को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता के लिए और जनता के द्वारा हो। 76 देखिए, उपनिवेश उन फलों के समान है जो परिपक्व होते ही डाली से अलग हो जाते हैं। यह किसका कथन दोस्तों? तुर्गो का। किसका? तुर्गो का दोस्तों। उपनिवेश उन फलों का समान है जो परिपक्व होते ही डाली से अलग हो जाते हैं, तुर्गो बोले थे दोस्तों। 77 देखिए, अमेरिकी क्रांति के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था दोस्तों? जॉर्ज तृतीय था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। स्टाम्प एक्ट अधिनियम किस प्रधानमंत्री ने लागू किया दोस्तों? तो ग्रेनवेल था दोस्तों। कौन था? ग्रेनवेल था दोस्तों, जो स्टाम्प एक्ट लागू किया था 1765 में दोस्तों। और रॉकिंघम ने समाप्त किया 1766 में दोस्तों। अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा पत्र कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया दोस्तों? 56 व्यक्तियों दोस्तों। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया दोस्तों? 56 लोग हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों। अमेरिका में ब्रिटिश नीति किस वर्ष कठोर हुई थी? तो 1760 में दोस्तों अमेरिका में ब्रिटिश नीति कठोर हुई थी। 1760 में जॉर्ज तृतीय शासक बनने पर अमेरिका ब्रिटिश नीति कठोर हो गई थी दोस्तों। 81 देखिए, अमेरिकी उपनिवेश में शिक्षा से जुड़े समुदाय को क्या कहते थे दोस्तों? क्वेकर कहते थे। अमेरिकी उपनिवेश में शिक्षा से जुड़े समुदाय को क्या कहते थे? क्वेकर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अमेरिकी बस्तियों को संगठित करने की पहली गूंज 1754 में उस समय सुनाई दी जब उनकी कठिनाइयों का अनुमान लगाने के उद्देश्य से इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ ट्रेड द्वारा नगर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों। तो अल्बानिया में। तो कहाँ सुनाई दी थी? अल्बानिया में ये गूंज दोस्तों। 19 जून से 11 जुलाई को ब्रिटिश अमेरिकी 13 उपनिवेशों ने 7 उपनिवेशों ने अल्बानी यानी न्यूयॉर्क के सम्मेलन में भाग लिया। इसके अध्यक्ष न्यूयॉर्क के गवर्नर जेम्स डेलांसी थे। और 1754 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक सर्प का कार्टून बनाया जिसको टुकड़े में दिखाया गया और जॉन और डाय लिखा दोस्तों। 83 देखिए, अमेरिकी क्रांति के समय क्यूबेक एक्ट क्या था? इस एक्ट के द्वारा कनाडा में क्यूबेक प्रांत की सीमाओं को ओहियो नदी तक बढ़ा दिया गया दोस्तों। इसे ही क्यूबेक एक्ट कहते हैं दोस्तों। 84 देखिए, किस इतिहासकार 1776 की अमेरिकी क्रांति को 1688 की ब्रिटिश क्रांति का दूसरा खंड कहा दोस्तों? तो पोलार्ड का। कौन का? पोलार्ड दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर दोस्तों। 1732 ईस्वी में जॉर्ज तृतीय के काल में जेम्स ओंगले थोर्प ने किस अमेरिकी बस्ती की स्थापना की दोस्तों? तो जॉर्जिया। कौन ने किया दोस्तों? जॉर्जिया का स्थापना ओंगले थोर्प ने किया था दोस्तों। नमक व्यापारी इंग्लैंड के जेलों में सड़ रहे अपराधियों व ऋण चुकाने
में असमर्थ लोगों को कष्ट से बचाने और उन्हें उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए जॉर्जिया की स्थापना की गई थी दोस्तों। 86 देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकियों ने ब्रिटिश संसद द्वारा आरोपित करों के भुगतान से इनकार कर दिया दोस्तों। सही है आपका, ये सही है। फिर देखिए, अमेरिकियों का ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं नहीं था दोस्तों। इस भी सही है, आर भी सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही है। चलिए हम लोग 87 देखिए, अब अमेरिकी उपनिवेशों में आपसी व्यापार पर सीमा शुल्क संबंधी ब्रिटिश कानून कब बना दोस्तों? तो 1673 में बना था दोस्तों। अमेरिकी उपनिवेश में आपसी व्यापार पर सीमा शुल्क कब संबंध बना दोस्तों? तो 1673 में दोस्तों। 88 देखिए, 1765 में ईस्वी में केवल अंग्रेजी मुद्रा के प्रयोग की बाध्यता हेतु बनाया गया इस कानून कहलाता है। इस कानून को कहते हैं दोस्तों करेंसी एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंसी एक्ट दोस्तों। 89 देखिए, अमेरिकी क्रांति की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों में से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अमेरिका महाद्वीप का दूरस्थ होना और अमेरिकी महाद्वीप के विषय में ब्रिटिश की अनभिज्ञता अमेरिकों की सफलता के कारण बना दोस्तों। सही है। उदात्त स्वतंत्र चेतना में अमेरिकों की सफलता की तरफ अग्रसर किया दोस्तों। आपका दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, अमेरिकी क्रांति में किंग माउंटेन का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो अक्टूबर 1780 में था किंग माउंटेन का युद्ध दोस्तों। देखिए, कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों? जो सुमिलित नहीं है, जो सुमिलित है उसको पढ़ते हैं। नॉर्थ कैरोलिना तो 1776 में संविधान बना, जॉर्जिया का 1777 में संविधान बना दोस्तों, और वर्जीनिया का 1786 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम आया दोस्तों। साउथ कैरोलिना दोस्तों 1778 में आया दोस्तों। ये आपका गलत है, 1778 दोस्तों। चलिए 92 देखिए, बोस्टन हत्याकांड के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा 5 दंडात्मक कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 दंडात्मक कदमों में से नहीं था दोस्तों? जो था उसको पढ़ते हैं। पहले देखिए, बोस्टन बंदरगाह को तब तक के लिए बंद कर दिया जब तक चाय का हर्जाना ना दे दें। देखिए, मैसाचुसेट्स के परामर्शदाताओं को सम्राट ही नियुक्त करेगा। फिर हत्या संबंधी मुकदमे की सुनवाई अमेरिका में ही होगी। ये गलत है दोस्तों, अमेरिका में नहीं होगी। हत्या संबंधी मुकदमे अमेरिका न्यायालय से इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों को स्थानांतरित कर दिया दोस्तों, इसलिए ये हुआ था दोस्तों। कनाडा में रहने वाले कैथोलिक की सहिष्णुता प्रदान की गई और क्यूबेक की सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दिया दोस्तों। ये आपका सही है, लेकिन सी गलत था दोस्तों। 93 देखिए, डिक्लेमेंट्री एक्ट कब आया? डिक्लेमेंट्री एक्ट दोस्तों ये 1766 में आया दोस्तों। और 1766 में डिक्लेमेंट्री एक्ट बनकर इंग्लैंड ने घोषणा की कि इंग्लैंड की संसद अमेरिकी लोगों पर भी कर लगाने का अधिकार है दोस्तों। चलिए हम लोग 94 देखते हैं। कौन अमेरिकी क्रांति का महत्व नहीं है दोस्तों? तो जो नहीं है उसको देखते हैं। चलिए हम लोग जो सही है उसको देखते हैं। क्रांति के पश्चात स्वतंत्र सार्वजनिक स्कूलों और जन साधारण की पर शिक्षा की गई दोस्तों। अमेरिकी क्रांति आधुनिक युग में गणतंत्र की जननी है दोस्तों। अमेरिकी क्रांति के बाद विश्व में लिखित संविधान का परंपरा प्रचलन आया दोस्तों। आपका तीनों सही दोस्तों। गलत आपका एकात्मक शासन नहीं दोस्तों, यहाँ संघीय शासन व्यवस्था शुरुआत धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अमेरिका आधुनिक युग विश्व का प्रथम देश बना दोस्तों। चलिए 95 देखते हैं हम लोग। कौन सा कथन कर संप्रदाय से संबंध में असत्य है दोस्तों? तो चलिए जो सत्य है उसको देखते हैं। ये धार्मिक कर देने में विश्वास नहीं रखते थे, ये आपका सत्य है दोस्तों। ये युद्ध विरोधी थे, इनके आचार विचार बहुत कुछ सूफियों के समान थे दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन न्यूयॉर्क में इनके द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। न्यूयॉर्क में इनके द्वारा नहीं किया गया था, पेनसिल्वेनिया में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी दोस्तों, क्वेकर संप्रदाय। 96 देखते हैं। क्रांति के प्रारंभ युद्ध के पूर्व हो चुका था। क्रांति तो लोगों के मस्तिष्क एवं हृदय में विद्यमान थे। अमेरिकी क्रांति के लिए यह कथन किसका है दोस्तों? यह जॉन एडम्स का। किसका है? जॉन एडम्स का है दोस्तों। 97 देखिए, कौन से अमेरिकी क्रांति का कारण था दोस्तों? अमेरिकी क्रांति का जो कारण था ये दोस्तों आपका सप्तवर्षीय युद्ध 1765 से 63 के बाद इंग्लैंड ने कनाडा पर कब्जा कर लिया और जिससे अमेरिका में
फ्रांसीसी खतरा समाप्त हो गया दोस्तों, और उपनिवेश का आर्थिक शोषण, ये सब सही है दोस्तों। इंग्लैंड सरकार की उपनिवेश में नगण्य हस्तक्षेप दोस्तों, आपका सभी सही है दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 98 देखिए, अमेरिकी क्रांति के समय अमेरिकी मामले के मंत्री थे दोस्तों लॉर्ड जर्मन थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड जर्मन। 1999 देखिए, जॉर्ज तृतीय ने अमेरिकी उपनिवेश के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए किस देश के सैनिक किराए पर मंगवाए दोस्तों? जर्मनी के किराए मंगवाए थे। फिलाडेल्फिया में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का एक पुस्तकालय किसने स्थापित किया दोस्तों? जेम्स लोगन दोस्तों। किसने किया? जेम्स लोगन दोस्तों। चलिए हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं दोस्तों, नया चैप्टर की ओर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर न्यू में है चैप्टर नंबर 5 दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में ही चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तुर्गो दोस्तों, जो सुमेलित नहीं है उसको पहले देखते हैं। तुर्गो आपका सही है, 1774-75 में हुआ था दोस्तों। वित्त मंत्री की अवधि है दोस्तों। और नेकर का दोस्तों 76 से 81 है। केलोवन का दोस्तों 83 से 87 है, लेकिन ब्रीन का ये आपका गलत है दोस्तों, 1787 से 89 होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 2 देखिए, प्रेस वर्ग समझौता कब हस्ताक्षर हुआ दोस्तों? ये हस्ताक्षर हुआ दिसंबर 1805 को दोस्तों। प्रेस वर्ग समझौता कब हुआ? दिसंबर 1805 को दोस्तों। 2 दिसंबर 1805 को नेपोलियन ने ऑस्टरलिज्म के युद्ध में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम तथा ऑस्ट्रिया के फ्रांसीसी द्वितीय को पराजित किया। और इस युद्ध में नेपोलियन के हाथों ऑस्ट्रिया को पराजित होकर फ्रांस में 26 दिसंबर 1805 को पेशवर की संधि करनी पड़ी। 16 राज्यों को मिलाकर इन राइन राज्य संघ का निर्माण किया गया था दोस्तों। जर्मनी के एकीकरण की नींव मानी जाती है। इसी कारण लिप्सन महोदय ने लिखा कि इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन है। इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था दोस्तों। 3 देखिए, कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो लिप्जिंग का युद्ध। राष्ट्रों के युद्ध के नाम से कौन जाना जाता है? लिप्जिंग का युद्ध दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन जेकोबियन क्लब के सदस्य नहीं थे दोस्तों? तो मादाम रोला नहीं था दोस्तों। दांते थे, रॉब्सपियर थे, एंटोनी बारनोवे थे दोस्तों। मादाम गोला जो थे दोस्तों जीरोतिस्त दल के सदस्य थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेपोलियन को कानून संहिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? जो सही है उसको देखते हैं। प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार, ये था दोस्तों। ब्याज की दर निश्चित करें, ये भी था। ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगाए गए, ये भी था। विवाह की एक समझौता माना दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं किया था। विधि संहिता में विवाह को एक अस्थायी बंधन के रूप में स्वीकार किया दोस्तों। नेपोलियन ने अपनी विधि संहिता के बारे में कहा, मेरी वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय नहीं है। मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। चलिए 6 नंबर देखिए, फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की और ना दिवालियापन और ना करों में वृद्धि और अधिक ऋण दोस्तों? ये आपका तुर्गो था। कौन था? तुर्गो दोस्तों। लुई 16वें ने 1774 में तुर्गो को वित्त मंत्री नियुक्त किया। तुर्गो ने शक्तिशाली संस्था गिल्ड को समाप्त कर दिया। धन को कर से मुक्त रखा। उसका सिद्धांत कोई दिवालिया नहीं, करों में कोई वृद्धि नहीं और ना अधिक ऋण। तुर्गो के बाद नेकर ने वित्त मंत्री बना, जिसके राज्य के आय व्यय के वितरण जनता के सामने रखा दोस्तों। 7 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया का आशय है दोस्तों, ये आतंक के शासन की समाप्ति है। किसका आशय? आतंक के शासन की समाप्ति दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के मध्य 18 जून 1815 को वाटरलू को प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। वाटरलू किस देश में है दोस्तों? तो बेल्जियम में। किस देश में वाटरलू है दोस्तों? बेल्जियम में। 40वां युद्ध था दोस्तों ये नेपोलियन का। वाटरलू जो था 40वां युद्ध था दोस्तों। मित्र राष्ट्रों की सेना के नेतृत्व में इंग्लैंड ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तथा पर्सा के वल्लुखर ने किया दोस्तों।
और कब लड़ा गया? 15 जुलाई 1815 को लड़ा गया था दोस्तों ये युद्ध। चलिए 9 नंबर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ आतंक के राज का नेता निम्नलिखित में कौन था दोस्तों? रोबेस्पियर था दोस्तों। कौन था? रोबेस्पियर दोस्तों। बिराबो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक आकर्षक व्यक्ति था। वह चर्चा में उस समय आया था जब टेनिस कोर्ट 20 जून 1789 को शपथ हो रही थी दोस्तों। बिराबो स्टेट जनरल के तीसरे वर्ग का प्रतिनिधि था। टेनिस कोर्ट की शपथ के समय राजा के प्रतिनिधि ने जनसाधारण के लोगों को टेनिस कोर्ट की जगह से चले जाने को कहा। तो बिराबो ने गरज कर कहा, हम यहाँ जनता की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, आओ जाओ और जाकर अपने आकाओं से कह दो, हमें यहाँ संगीनों की ताकत से ही हटाया जा सकता है। हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि देश के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेते। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, किसने कहा कि यदि रूसो ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव ना होती? ये बोला दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट। कौन बोला दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, रूसो फ्रांसीसी क्रांति के महान सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जनक माना जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखिए 11, राजा के इर्द गिर्द केवल एक ही पुरुष है, वह है उसकी स्त्री। यह कथन किसका है दोस्तों? तो मिराबो का है दोस्तों। राजा के इर्द गिर्द एक ही पुरुष है, वह उसकी स्त्री दोस्तों। कौन बोले थे? मिराबो दोस्तों। लुई 16वां पर उनकी पत्नी एंतवानेट का अत्यधिक प्रभाव था दोस्तों। एंतवानेट विवेकहीन, अपव्ययी तथा घमंडी महिला थी। फिशर के अनुसार आलोचकों को वह शरण भोपू के समान लगती थी जो राज रूपी जलपोत की चट्टानों की ओर ले जा रहा था। व्यवहारिक दुनिया से यह कितनी दूर थी कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनता के लिए रोटी उपलब्ध होने पर उसने कहा कि यदि रोटी नहीं मिलती है तो केक क्यों नहीं खा लेते। 12 देखिए, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए 13 नंबर देखते हैं हम लोग, फ्रांस में मानव अधिकार की घोषणा कब की गई दोस्तों? तो 26 अगस्त 1789 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, गेबेल क्या था दोस्तों? गेबेल आपका नमक कर था दोस्तों। गेबेल क्या था? नमक कर था दोस्तों। गेबेल फ्रांस में वसूल किया जाने वाला नमक कर था दोस्तों। धर्माधिकारियों द्वारा लिया जाने वाला ये टीथ कर था दोस्तों, जो कृषि का 1/10 भाग था दोस्तों। बिंगी मठ, आयकर और बेनेन लाइट, बूचड़ खाने, शराब पर भी लिया जाता था। अन्य वसूल किए जाने वाले कर थे दोस्तों। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में लेद्र दा नक्शे क्या था दोस्तों? ये गिरफ्तारी वारंट था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई थी दोस्तों? 20 जून 1789 को दोस्तों टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी। सुमिलित करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ दोस्तों। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ के द्वारा निरंकुशता के प्रतीक स्थित दुर्ग का पतन हो गया दोस्तों। और 4 अगस्त 14 अगस्त 1789 तक राष्ट्रीय सभा द्वारा विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई। और 26 अगस्त 1789 को मानव अधिकारों की घोषणा हो गई दोस्तों। इसलिए सभी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्रांति की पूर्व संध्या पर अकाल भूखमरी से त्रस्त भूखे नंगे लोग एकत्र हो रहे हैं, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें संक्यूलोद कहा गया दोस्तों। संक्यूलोद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए, फ्रांस की पुरातन व्यवस्था जिसके तहत किसानों को सामंत के यहाँ बेगार करनी पड़ती थी, उसे क्या कहा गया? कोरबी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? कोरबी फ्रांस में पुरातन व्यवस्था में सामंतों का बलात् श्रम अधिकार था दोस्तों। क्रांति से पूर्व फ्रांस में जो आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी उसे आंसिया रेजिम कहा जाता था। द स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कानून की आत्मा पुस्तक की रचयिता कौन है दोस्तों? ये मॉन्टेस्क्यू है दोस्तों। स्पिरिट ऑफ लॉ पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में दोस्तों 2.0 में दोस्तों। स्पिरिट ऑफ लॉ कानून की आत्मा पुस्तक किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू दोस्तों को। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत इसी फ्रांसीसी के विचारक ने दिया था दोस्तों। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी दोस्तों कौन दिया था? मॉन्टेस्क्यू दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फ्रांस में गणतंत्र
की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 21 सितंबर 1792 को हुई फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना दोस्तों। वल्मी के युद्ध में फ्रांसीसी सेना ड्यूमोरियो ने पर्चा की सेना को पराजित कर दिया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस में आतंक के काल शासन की स्थापना करने वाले दल का नाम क्या था दोस्तों? तो जेकोबिन था दोस्तों। क्या था? जेकोबिन नाम था दोस्तों। जोकोबिन क्लब में बैठक पेरिस के जेकोब के गिरजाघर में होने के कारण इसका नाम जोकोबियन पड़ा दोस्तों। इस दल के प्रमुख थे दांते, रोबेस्पियर, मारा, कैमिलो और हेबर थे दोस्तों। इस दल के शक्ति का केंद्र पेरिस था दोस्तों। शक्ति का केंद्र कहाँ था? पेरिस था। ये उग्र गणतंत्रवादी था, यथार्थवादी थे। इस दल के आतंक का राज स्थापित किया और इसमें रोबेस्पियर ने सबसे प्रभावशाली नेता थे दोस्तों। चलिए हम लोग 23 देखते। सरकार आय के अनुसार व्यय करने की बजाय व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती है। फ्रांसीसी सरकार के बारे में यह कथन किसका है? हेजन का था दोस्तों। किसका? हेजन का था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 देखिए। पिलनीज की घोषणा कब हुई दोस्तों? 1791 में पिलनीज की घोषणा हुई थी दोस्तों। चलिए 25 देखिए। राजा को मरना चाहिए जिससे राज्य जिंदा रह सके। यह कथन किसका है? तो रॉब्सपियर का दोस्तों। किसका? रॉब्सपियर का दोस्तों। 21 जनवरी 1793 को जेकोबियन ने लुई 16वें को मृत्युदंड दिया। राजा ने मरते समय कहा, मेरा खून फ्रांस की समृद्धि का कारण बने, राष्ट्र चिरंजीवी हो। चलिए 26 देखिए। किसने अमेरिका तथा फ्रांसीसी दोनों क्रांतियों में भाग लिया था दोस्तों? ये लफायते था दोस्तों। लफायते अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति दोनों में भाग लिया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1781 में यकाटन के युद्ध में लफायते के सहयोग से वाशिंगटन में ब्रिटिश सेना की कॉनवालिस को पराजित किया गया। इसने फ्रांस को मानवाधिकारों की घोषणा का मसौदा भी तैयार किया था दोस्तों। 27 देखिए। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कब से कब तक रहा दोस्तों? 1795 1799 तक रहा डायरेक्टरी का शासन दोस्तों। 1795 से 1799 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, किंतु आपके विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का समर्थन करूंगा। यह कथन किसका है? तो वाल्टेयर का दोस्तों। किसका? वाल्टेयर का दोस्तों। लेट्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर के द्वारा लिखे गए लेख है दोस्तों। इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो। अगर ईश्वर नहीं है तो उसका निर्माण करना आवश्यक है। स्वच्छ चूहे की बजाय एक शेर शासन अच्छा है। वाल्टेयर का प्रसिद्ध कथन है दोस्तों ये। 29 देखिए। द फ्रेंड्स ऑफ द पीपुल। द फ्रेंड्स ऑफ द पीपुल समाचार प्रकाशित करने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे दोस्तों? मारा थे। कौन थे? मारा दोस्तों। चलिए 30 देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था दोस्तों? तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां दोस्तों। 14वां क्या बोला? 14वां बोला था कथन, मैं ही राज हूँ दोस्तों। 95वें का कथन था, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। और 16वें का दोस्तों, काश मैं त्याग पर दे पाता। और फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां का शासन था और जो बुर्बो वंश का शासक था दोस्तों। किस वंश का? बुर्बो वंश का दोस्तों। इतनी देखिए। किस दार्शनिक ने पवित्र रोम साम्राज्य के बारे में कहा कि यह ना तो पवित्र न रोमन है न साम्राज्य है दोस्तों? वाल्टेयर का यह कथन है। वाल्टेयर बाइबिल तथा चर्च में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसका मानना था कि अगर ईश्वर नहीं है तो उसका निर्माण करना पड़ेगा। 32 देखिए। डिस्कोर्जेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स की रचना किसने की दोस्तों? तो रूसो ने दोस्तों। डिस्कोर्जेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स की रचना रूसो के द्वारा किया गया था दोस्तों। इन पुस्तकों में इन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की और एमिलो पुस्तक में इन्होंने प्रकृति की और लोटो का नारा दिया। नोबल हिलाइस इनकी उस समय सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक। उनका प्रसिद्ध कथन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा रहता है। ये रूसो का ही कथन है दोस्तों। किसका है? रूसो का ही दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, भी आई है दोस्तों। चलिए देखिए। फ्रांस में क्रांति के समय बुर्बो शासकों की राजधानी थी दोस्तों वर्साय थी दोस्तों। कहाँ थी बुर्बो शासकों की राजधानी? वर्साय दोस्तों। वर्साय के दरबार में 12 करोड़ वार्षिक खर्च होता था। इस कारण राष्ट्र की कब्र भी राष्ट्र की कब्र भी कहा जाता है दोस्तों। 34 देखिए दोस्तों। कागज का वह टुकड़ा नेपोलियन की सेना से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ।
यह किसका है दोस्तों? तो लॉर्ड एक्टन का दोस्तों, लॉर्ड एक्टन का। मानवाधिकार घोषणा 26 अगस्त 1989 को की गई थी। मसूदे लफायते ने तैयार किया था दोस्तों। पैंतीस देखिए, राष्ट्रीय सभा के सामंत प्रथा का अंत कब हुआ दोस्तों? 4 अगस्त 1989 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 36 देखते हैं कौन और सुमेलित है दोस्तों। जो सुमेलित है उसको पढ़ लेते हैं। 17 जून 1789 तीसरे सदन में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित हुआ। 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ हुई दोस्तों। 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय सभा ने राष्ट्रीय संवैधानिक सभा घोषित किया दोस्तों। और दोस्तों 14 जुलाई 1789 को स्टेट जनरल की अधिवेशन, ये गलत है दोस्तों। 14 जुलाई 1789 को दोस्तों बास्ती दुर्ग को ध्वस्त कर दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सैती देखिए, किस महिला के नेतृत्व में पेरिस की महिलाओं ने 15 अक्टूबर 1789 को वर्साय की तरफ कूच किया दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑल्पस द गूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल्पस द गूज दोस्तों। चलिए 38 देखिए, सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ क्लर्जी, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी किसके द्वारा पारित किया गया है दोस्तों? ये राष्ट्रीय सभा द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सभा द्वारा दोस्तों। चलिए 39 देखिए, क्रांति पूर्व फ्रांस के निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति के अनुपालन का सुझाव दिया दोस्तों? तुर्गो दिया दोस्तों। कौन दिया? तुर्गो दोस्तों। यह स्वतंत्रता तेरे नाम पर क्या अपराध किए जाते हैं कथन है दोस्तों, मदाम रोला का। किसका? मदाम रोला का दोस्तों। 41 देखिए, यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूँ। यह शब्द किसके थे दोस्तों? लुई सोलमे के थे दोस्तों। यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूँ। जब किसके हैं? तो लुई सोलमे के हैं दोस्तों। ऑर्डर्स इन काउंसिल, ऑर्डर्स इन काउंसिल 1807 किस देश ने जारी किया दोस्तों? इंग्लैंड दोस्तों। ऑर्डर्स इन काउंसिल किसने जारी किया? इंग्लैंड दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पिरामिड की लड़ाई, पिरामिड की लड़ाई में नेपोलियन ने किस देश को पराजित किया था दोस्तों? तो मिस्र को किया था। पिरामिड की लड़ाई में नेपोलियन किस देश को पराजित किया? मिस्र को किया था दोस्तों। 44 के, मैंने ही क्रांति का अंत किया, यह कथन किसका है? नेपोलियन का दोस्तों। मैं ही क्रांति हूँ, मैंने ही क्रांति का अंत किया, तो नेपोलियन का दोस्तों। चलिए 45 देखिए, नेपोलियन ने पोप के साथ कॉनकॉर्ड का धार्मिक समझौता कब किया था दोस्तों? 1801 में किया था दोस्तों। देखिए नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का गठन कब किया था? 1800 में दोस्तों। 47 देखिए, स्पेन के फोड़ों ने मुझे बर्बाद कर दिया, यह कथन किसका है? नेपोलियन का है दोस्तों। ट्रफलगर का प्रसिद्ध जल युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो 1805 में ट्रफलगर का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया दोस्तों। कौन सी संधि नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा मानी जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा टिलसिट की संधि दोस्तों। कौन सी संधि नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा मानी जाती है? टिलसिट की संधि दोस्तों। 50 देखिए, नेपोलियन के किस अभियान का जीवंत वर्णन लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर ऑफ पीस के पुस्तक में किया था दोस्तों? मॉस्को में। नेपोलियन किस अभियान का जीवंत वर्णन लियो टॉल्स्टॉय पुस्तक में किए थे? वॉर एंड पीस में, मॉस्को रूस दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं 51 देखिए, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस के वंशानुगत शासक बना दोस्तों? तो 1804 में वंशानुगत शासक बना दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट जब ब्रिटिश के आगे समर्पण कर दिया तो उस समय किस द्वीप पर भेजा गया था दोस्तों? उसे किस द्वीप पर भेजा गया? तो सेंट हेलेना, दक्षिण अटलांटिका के द्वीप पे दोस्तों। ये हम लोग आगे देखते हैं। अठारह जून 1815 को वाटरलू के मैदान में बेल्जियम नेपोलियन मित्र राष्ट्रों की सेना यानी बेलेजली और बलखूर से पराजित हुआ और 15 जुलाई 1815 नेपोलियन ने मेटलैंड के समझ
के समझ आत्मसमर्पण कर लिया। नेपोलियन को गिरफ्तार करके दक्षिण अटलांटिक महासागर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया दोस्तों। 53 देखिए कोर्सिका द्वीप, जीपीएससी 2.0 पूछा गया है दोस्तों 9-10। कोर्सिका द्वीप किस व्यक्ति से संबंधित है दोस्तों? ये है आपका नेपोलियन से। किससे संबंधित? नेपोलियन से। नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका टापू पर हुआ था दोस्तों। रूसो ने एक बार कहा था कि एक दिन यह टापू सारे यूरोप का आश्चर्यचकित कर देगा दोस्तों। 54 देखिए इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य अमीन्स की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो 1802 में हुई थी दोस्तों। 55 देखिए एल्वा से भागकर नेपोलियन फ्रांस कब लौटा दोस्तों? 1815 दोस्तों। एल्वा से भागकर नेपोलियन फ्रांस कब पहुंचा? 1815 में दोस्तों। वियना सम्मेलन 1815 में अगस्त मेटरनिख में मित्र राष्ट्रों के आपसी विरोध का फायदा उठाकर नेपोलियन 10 महीने बाद केवल 1200 सैनिकों के साथ एल्वा से पेरिस वापस लौट आया। हालांकि नेपोलियन शासन मात्र 100 दिन यानी 20 मार्च से 29 मार्च 1815 तक ही रह पाया दोस्तों। 56 देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर किसका अत्यधिक प्रभाव था दोस्तों? रूसो का था। किसका था? रूसो का अधिक प्रभाव था दोस्तों। स्वतंत्र समानता और भातृत्व विचार रूसो के विचार ही प्रेरित थे दोस्तों। 57 देखिए 1800 में फ्रांस में प्रथम कौंसिल किसको बनाया गया दोस्तों? नेपोलियन को। किसको बनाया गया प्रथम कौंसिल? नेपोलियन को दोस्तों। 58 देखिए नेपोलियन ने ल्यून विले की संधि किस देश से किसके साथ की थी दोस्तों? ऑस्ट्रिया के। ल्यून विले की संधि किसके साथ की थी? ऑस्ट्रिया के साथ दोस्तों। 59 देखिए नेपोलियन की पहली विधि संहिता कब जारी हुआ दोस्तों? तो 1804 में नेपोलियन की विधि संहिता जारी हुई थी दोस्तों। सिविल कोड ऑफ फ्रेंच पहले जारी किया दोस्तों 21 मार्च 1804 को दोस्तों। मेरी वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है कि कभी ना मिट सकेगी और चिर अस्थायी सिद्ध होगी दोस्तों। नेपोलियन की विधि संहिता का मुख्य विशेषता है दोस्तों आपका सभी है इसमें दोस्तों। 60 देखिए फ्रांस के तीसरे सदन में नेशनल असेंबली की घोषणा कब की गई दोस्तों? फ्रांस में तीसरे सदन ने नेशनल असेंबली की घोषणा 17 जून 1789 को किया था दोस्तों। 61 देखिए नेपोलियन ने किस युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित कर प्रेसबर्ग की संधि के लिए बाध्य किया दोस्तों? ये किया था उल्म का युद्ध दोस्तों। उल्म का युद्ध में 20 अक्टूबर 1805 को फ्रांसीसी सेना ने ऑस्ट्रिया को अलनगर में पराजित किया था और 26 दिसंबर 1805 को ऑस्ट्रिया के साथ प्रेसबर्ग की संधि हुई थी। वेनेशिया इटली को दे दिया। इसी संधि में दोस्तों वेनेशिया इटली को दिया, टाइगेल बावरिया को दे दिया गया और बेवेरिया और गुटेनबर्ग फ्रांस में मिलाए गए। विलियम पिट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को यह सुनकर हृदयघात हो गया दोस्तों। 62 देखिए 31 मार्च 1814 को मित्र राष्ट्रों ने पेरिस पर कब्जे के बाद नेपोलियन को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया दोस्तों? एल्वा द्वीप भेजा था दोस्तों। कहाँ पे? एल्वा द्वीप दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों। कौन सा युद्ध 3 सम्राटों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? अस्टरलीच का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? अस्टरलीच का युद्ध 3 सम्राटों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 2 दिसंबर 1805 को 3 सम्राटों का युद्ध फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट, ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस द्वितीय और रूस का अलेक्जेंडर प्रथम शामिल था दोस्तों। 64 देखिए वह आया, उसने देखा, उसने जीत लिया। यह नेपोलियन के किस अभियान से संबंधित कथन है दोस्तों? इटली से संबंधित है। किससे? इटली से दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट ने सर्वप्रथम 1796-97 में इटली विदेशी अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त किया दोस्तों। 65 देखिए नेपोलियन का सेनापति के रूप में पहला अभियान कौन सा था दोस्तों? तो तूले के बंदरगाह का दोस्तों। किसका था? तूले के बंदरगाह का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी के शासन का अंत कब किया गया? 1799 में दोस्तों। कब किया गया? 1700 देखिए डायरेक्टरी के शासन का अंत करने की घटना फ्रांसीसी इतिहास में
कूप की डेट कल आती है, यानी 1795 बराह आमंत्रण नेपोलियन राजतंत्र छपाया करने, तो आपका ए ही सही होगा दोस्तों। चलिए, सॉरी दोस्तों, 1795 में हुआ है, ये गलत है, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग 67 देखते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो बहुत शीघ्रता होती, और यदि मैं कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुकी है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो नेपोलियन का था। किसका था? नेपोलियन का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 68 देखिए, 25 जुलाई 1792 को बुन्सविक घोषणा पत्र क्या है दोस्तों? विदेशियों का घोषणा पत्र। किसका है? विदेशियों का घोषणा पत्र है बुन्सविक घोषणा पत्र दोस्तों। ऑस्ट्रिया और प्रसा के संयुक्त सेना में सेनापति ब्रुन्सविक के ड्यूक चार्ल्स विलियम फर्नांडिस के राज परिवार की सुरक्षा के लिए फ्रांस की आंतरिक अव्यवस्था को समाप्त करने की यह घोषणा प्रकाशित थी दोस्तों। स्टेट्स जनरल की बैठक कितने वर्षों बाद बुलाए गए थे दोस्तों? 175 वर्षों के बाद बुलाई गई स्टेट जनरल की बैठक दोस्तों। देखिए 70 देखिए, क्रांति पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति का अनुपालन का सुझाव दिया दोस्तों? तुर्गो था दोस्तों। कौन था? तुर्गो। कोई दिवालियापन नहीं, करों में कोई वृद्धि नहीं, अधिक और अधिक उधार नहीं। 71 देखिए, फ्रांस में मानवाधिकार की घोषणा कब की गई दोस्तों? 26 अगस्त 1789 को मानवाधिकार की घोषणा किया गया 17 धाराओं के साथ दोस्तों। चलिए बता देखिए, पेरिस की औरतों ने वर्साय की तरफ कब कूच किया था दोस्तों? 5 अक्टूबर 1789 को दोस्तों पेरिस की औरतों ने वर्साय की ओर कूच किया था दोस्तों। देखिए, यह क्रांति का दूसरा दौर था जिसमें पेरिस की वर्साय की स्त्रियों ने अभियान किया। 6 अक्टूबर को स्त्रियां पेरिस वापस लौटी और उसके साथ राज परिवार, रोटी वाले की स्त्री तथा रोटी वाले का पुत्र भी चला। अब राष्ट्रीय सभा में पेरिस आ गई है। 73 देखिए, सुधार जो राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था, वो दोस्तों मैट्रिक्स प्रणाली की शुरुआत, ये सुधार नहीं किया गया था दोस्तों। फ्रांस में राष्ट्रीय संविधान सभा कार्यालय 1789 से 1791 तक रहा था दोस्तों। मानवाधिकार घोषणा की गई थी। विभाग में कम्यून फ्रेंच प्रशासन के विभाजन हुआ। चर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण दोस्तों, ये सब किया गया, लेकिन मैट्रिक्स प्रणाली की शुरुआत में सुधार नहीं की गई। ये जस के तस पहले के नियम पर ही आधारित था दोस्तों। ये हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आपका अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी दोस्तों, सभी तीनों क्रांति आज कंप्लीट कर दिया गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे जरूर चैनल को एक बार लाल बटन को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।